नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। आज हमारे पास शुरुआत में बहुत सारी खबरें जो देश भर में एसआईआर की ड्राइव चल रही है उससे जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याई अवैध घुसपैठियों को पकड़कर रखने के लिए, उससे जुड़ी हुई। तो शुरुआत में पहले आपको मैं यूपी की खबर बताता हूं, जहां पर इन घुसपैठियों को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार अब फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम कल एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। घुसपैठियों के लिए उत्तर प्रदेश में 17 डिटेंशन सेंटर बनेंगे, और ये सारे डिटेंशन सेंटर यूपी के 17 नगर निकायों में बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसाधनों पर अधिकार हमारे नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। योजनाओं के जरिए वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता, और वो भी उनके साथ जो हमारे देश के ही नहीं है, हमारे नागरिक ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसी भी शख्स को पूरी पहचान होने के बाद ही लोग अपने यहां काम पर रखें, और सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने का जो निर्देश जारी किया है उस पर अब काम शुरू हो चुका है। तो योगी आदित्यनाथ जी दरअसल एक जनमानस तैयार कर रहे हैं कि एक बड़ा काम अब उत्तर प्रदेश में हम करेंगे, और उसमें आपका सहयोग चाहिए। अब जैसे गाजियाबाद के नंदग्राम मॉडल पर मेरठ में डिटेंशन सेंटर बनाने के काम शुरू हो गया है। यह सिर्फ वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिविजन का काम नहीं है, ये दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व नागरिकों का शुद्धिकरण का काम है। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ और तमाम शहरों में ये वेरिफिकेशन की ड्राइव चल रही है। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो एसआईआर का काम जो चुनाव आयोग कर रहा है, जिसमें वो देख रहा है कि कौन वोटर है और कौन नहीं है, और दूसरा काम यूपी की सरकार कर रही है ये देखने के लिए कि कौन हमारा नागरिक है और कौन नहीं है, और केवल उनकी पहचान करना नहीं, उनको पकड़ना और उसके बाद उनका सारा डेटा निकालना। ये कब आए, कब से रह रहे हैं, कहां कहां रहे देश में या यूपी में, कहां कहां रहे, क्या काम किया, मूल रूप से कहां के हैं, फिर इनका वेरिफिकेशन करवाना। और उसके जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक इनके मूल देश भेजने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इनको रखने के लिए तमाम जगहों पर ये डिटेंशन सेंटर बनाना बहुत बड़ा काम है। अब आपको मैं एक एक करके उत्तर प्रदेश के शहरों की तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर ये ग्राउंड पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। सबसे पहले मेरठ की तस्वीर देखिए। यहां पर 6,500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है। इनमें से 3200 लोगों की पहचान जो है वो डाउटफुल बताई जा रही है। मतलब 6,500 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए, इसमें माना जा रहा है कि करीब 3,000 साढ़े 3,000 लोग ये डाउटफुल हैं, जिन लोगों के अवैध रूप से यहां पर रहने की या घुसपैठ करके आने की सरकार तस्दीक कराएगी। इसकी जब पुष्टि हो जाएगी तो आगे काम करेगी, और फिर उनके लिए सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दे दिया। इसके लिए मेरठ प्रशासन बड़ी तेजी से काम कर रहा है। 500 लोगों की क्षमता वाला फिलहाल फौरी तौर पर एक डिटेंशन सेंटर यहां पर तैयार किया जाएगा। तो पहले यहां कैसे चल रही है मेरठ में ये ड्राइव, जरा थोड़ा सुनिए आप। तुम्हारे नाम 4 आधार कार्ड और कहाँ तुम्हारा आधार कार्ड यही है क्या तुम्हारा घर? ओरिजिनल आधार कार्ड। हाँ बोल लो। हुसैन, उम्र, चलो यही दिखा। कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के? कितनी झोपड़ी तुम्हारे पास? यह 7। तुम्हारे नाम 4 हैं? ना झोपड़ी। अरे तुम्हारी कितनी है? तुम्हारी कितनी? आधार कार्ड और कहाँ तुम्हारा? आधार कार्ड। ये तस्वीर आपको कानपुर की दिखाते हैं। कानपुर में भी वेरिफिकेशन ड्राइव फुल एक्शन मोड में चल रहा है। लगातार लोगों से उनके कागज मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। आपके पास तो होगा ना आधार कार्ड? नहीं है सर। तो किसी में 25 झोपड़ी किसी के पास नहीं है। हमारा मोबाइल में लगे रहे आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड गिर गया है। आधार कार्ड अच्छा, अब इसी को लेकर इस वक्त लोकसभा में अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, यही डिटेंशन सेंटर, एसआईआर और घुसपैठियों की जांच को लेकर। जरा सुनते हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने
एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, अध्यक्ष महोदय, ये जो नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, पर अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है अखिलेश ये जी से। अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। ये मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये अनपढ़ इसलिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जो घटनाएं मैं बता रहा हूं, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक। अब अखिलेश जी लोकसभा में चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बायस्ड है, और वो किसी उपचुनाव की का उदाहरण दे रहे थे। वो शहर का नाम सुन नहीं पाए, हो सकता है वो कुंदरकी की बात कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि कानपुर की जो एक सीट थी ना, जिस पर वो उनके मुस्लिम विधायक पहली बार बीजेपी ये सीटें जीती, तो कैसे जीती? क्योंकि वोटरों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में डिटेंशन सेंटर भी बनने शुरू हो गए हैं और उसकी ड्राइव चल रही है। जैसे बुलंदशहर में रोजाना वहां एक वेरिफिकेशन ड्राइव इस वक्त चलती है और संदिग्धों की पहचान करके उनकी डिटेल चेक की जाती है, और यहां भी एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाना है। देखिए, एक चेक जो एक चेक कर गए, कहाँ के रहने वाले हैं? के रहने वाले बस वो लिखना, कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर देगा तो बता रहा मोबाइल नंबर, ठीक है, सबके चाहिए। एक चेक जो एक चेक कर गए, ठीक है भाई, एक चेक करके हर घर से। अब मुजफ्फरनगर की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ पुलिस ने सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियां डालकर रहने वाले लोगों को बुला करके उनका डॉक्यूमेंट मांगा, उनसे पूछताछ की। आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, सब कुछ। मेरे तो विकलांग का सारा कुछ पूरा बना हुआ है, सर्टिफिकेट है बनी हुई। राजू कौन है? नहीं तो हूँ। परेशान करने की क्या बात? अच्छा, ये काम बड़ी मेहनत का है, क्योंकि अब जाहिर है बहुत से लोग तो हमको भी देखने में लग रहे हैं कि भाई ये बाहरी नहीं हो सकते, ये स्थानीय होंगे या किसी और शहर से आकर के बस गए होंगे। इनके बीच में पता करना कि कौन हमारे देश का ही नहीं है। लखनऊ में तो मेयर सुषमा खरकवाल वो लगातार रोज ग्राउंड पर जा रही हैं और लोगों के दस्तावेज वो चेक कर रही हैं। तस्वीर एक बार पहले भी हमने आपको इनकी दिखाई थी, फिर ये अल्टीमेटम भी देती हैं, इतने दिन है ये जगह छोड़ करके तुम चले जाओ। अच्छा, अखिलेश यादव ने इस ड्राइव पर भी बोला था, अभी तो मैंने आपको उनका पार्लियामेंट का स्पीच थोड़ी सी सुनवाई थी। आप अखिलेश यादव ने इन सब मामलों पर क्या बयान दिया था वो देख लीजिए। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई 2024 में, और उसका परिणाम यह है कि हमें वो फेस करना पड़ रहा है एसआईआर के बारे में। और आप लोगों को अगर याद हो, जब अयोध्या का चुनाव हुआ था मिल्कीपुर का, मैंने बाकायदा नाम पढ़े थे आपके सामने, और नाम पढ़ करके बताया था कि ये अधिकारी हैं जिनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। जहां चुनाव सुधार की ज़रूरत है, चुनाव आयोग को अपने आप में एसआईआर कराना चाहिए कि आखिरकार ये गलतियां कमियां कैसे छूट गईं। तो अभी असली एसआईआर अगर किसी का होने की ज़रूरत है तो वो चुनाव आयोग की खुद है। रिफॉर्म ऐप का मुझे नहीं पता किसने बनाया है, ऐप तो बीजेपी बता सकती है कि ऐप किसने बनाया होगा। जो मैपिंग का तरीका अपनाया है इन्होंने ऐप के माध्यम से, सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ वोटरों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सामान्य घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की। अगर 5 करोड़ लोग दोबारा फॉर्म भरेंगे तो सोचो कितने तकलीफ और परेशानी में लोग होंगे। दिल्ली का एक वोटर, कोई सांसद, 2 जगह। अब अखिलेश जी ने कहा 5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने पड़ेंगे। एसआईआर का मतलब ही ये है। एसआईआर में केवल एक कट ऑफ डेट होती है, जो पिछला एसआईआर हुआ, जो इस केस में 2002-2003 है। उस तिथि पर जिन लोगों के परिजनों के नाम दर्ज है या माता पिता का नाम दर्ज है, उनको कोई फॉर्म नहीं भरना। उनके अलावा सबको फॉर्म भरना है। बिहार में भी लोगों ने यही किया है। उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है, वोटर ज्यादा है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन एसआईआर जब भी होता है, आज से 22 साल पहले भी जब भी हुआ था, तब भी एसआईआर में लोगों को यूं ही फॉर्म भरने पड़े थे। 2 अलग अलग काम हो रहे हैं त्रिपाठी जी। इनको अखिलेश जी का ज्यादा एतराज जो है एसआईआर पर है और चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर है, और साथ में जो ये यूपी पुलिस जो है ये डिटेंशन सेंटर बना लिया। अच्छा हाँ, इस पर भी उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर में तो पहले चुनाव आयोग के लोगों को रखो, ये काम ठीक नहीं कर रहे हम।
नहीं, विचित्र सी बात अखिलेश जी कर रहे हैं। और मैंने एक दिन बड़ी प्रशंसा की थी कि अखिलेश यादव ने बीएलओ के साथ बैठकर वो एसआईआर वाला जो फॉर्म है उसको भरा, और मैंने कहा कि हर पार्टी के नेता को करना चाहिए। राहुल जी भी ये कर दें तो थोड़ा सा जो आशंकाएं हैं, और बीएलओ तो जान भी गंवा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ उस पर जांच होकर उसका सारा मामला सामने आना चाहिए कि क्या क्या है। लेकिन अब जो कह रहे हैं अखिलेश यादव, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लोगों का पहले एसआईआर हो, पहले चुनाव आयोग के लोगों को डिटेंशन सेंटर। एसआईआर चुनाव आयोग के लोगों का भी होगा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि चुनाव, मतलब इतनी सामान्य समझ तो सबको होती है, चुनाव आयोग का जो व्यक्ति है वो बिना एसआईआर के मतदाता सूची में नहीं रह सकता है, नंबर 1। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि उनको डिटेंशन सेंटर में डालो तो हम खतरनाक बात कर रहे हैं। हम क्या ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के जितने लोग हैं वो लोग सब घुसपैठिए हैं? क्योंकि ये डिटेंशन सेंटर इसलिए बन रहा है कि हम पहचान करेंगे जो हमारे देश का नागरिक नहीं होगा उसे हम डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। इससे बचना चाहिए अखिलेश जी को। वो 111 विधायक और 37 सांसदों वाली पार्टी के मुखिया हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। और एक जो सबसे जरूरी बात है, जब इस तरह का अभियान चलता है तो वैसे ही पुलिस बहुत दबाव में होती है, वैसे ही आपको जो पहचान करनी हो बहुत कठिन होता है। आपने ही बताया भाई, सही बात है, एक जगह से दूसरी जगह जो झुग्गी किनारे रह रहा हो कैसे पकड़ेंगे, वो उसी तरह से खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर उसमें जो मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता है इस तरह के बयान देगा, इस तरह की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ा सा केओस वाली स्थिति होगी। इससे अखिलेश जी को बचना। लेकिन मैं आपको एसआईआर का एक साइड इफेक्ट बताता हूं जो बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आपने देखा था बंगाल में क्या साइड इफेक्ट हुआ एसआईआर का, कि घुसपैठियों को लगा कि हमको पुलिस पकड़ लेगी एसआईआर में अगर हम फॉर्म भर के देंगे तो हम जो बहुत सारे लोग, हजारों लोग जो है बॉर्डर पर पहुंच गए, खुद ही बता रहे हैं कि हम बांग्लादेश से अवैध रूप से आए थे, हम वापस जा रहे हैं। ये वहां का साइड इफेक्ट था। बीजेपी किस साइड इफेक्ट से चिंता में है वो मैं आपको बताता हूं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है एसआईआर के बीच में। शहरी मतदाता अपना वोट शहर से हटाकर गांव के पते पर ट्रांसफर करवा ले रहे हैं, और शहर का वोट जो है बीजेपी का कोर वोट है, और बीजेपी को यह बेस अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को लगातार शहरी क्षेत्रों से अच्छी कामयाबी मिलती रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जब बीजेपी का प्रदर्शन खराब था, उसमें भी 17 शहरी सीटों में से 12 बीजेपी जीत गई थी। तो शहर का वोट इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। 2022 की विधानसभा चुनाव में 86 शहरी सीटों में से 65 बीजेपी जीती थी। नगर निकाय चुनाव में 2023 में सारी 17 मेयर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब ऐसे में शहरी वोटर का गांव जाना यह सीधे तौर पर बीजेपी के चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। अब यह हो क्यों रहा है? यूपी एसआईआर के दौरान शहरी वोटरों के गांव की तरफ पलायन का एक बड़ा कारण प्रॉपर्टी का डर है। दरअसल लोगों को अब ये पता नहीं, इसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए। लोगों को ये लग रहा है कि हमारे परिवारों की जो शहर में बस गए आकर के, लेकिन मूलतः गांव से आए, कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर दूर से, वहां उनकी पुश्तैनी जमीन है, जमीन भी होगा, मकान भी होगा। अब लोगों को यह डर आ गया अंदर कि अगर हमने गांव में वोट नहीं बनवाया तो हमारी जमीन का, हमारे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो गांव में है वो कमजोर ना हो जाए या वो चला ना जाए। ये डर है, इसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन एक लोगों में भावना आ गई। ये अफवाहें होती हैं जो बाय माउथ ट्रैवल कर जाती हैं बड़ी ज्यादा। अब इसका असर देखिए आप, लखनऊ के 21,73,000 वोटरों में से करीब 10 से 12% वोटर, मतलब 2,60,000 वोटर, उनका फॉर्म वापस नहीं आया। ये पता कैसे लगा बीजेपी को कि ऐसा हो रहा है? एसआईआर में लाखों लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए। शहर में इतने लोगों के फॉर्म वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, किस जगह से नहीं आ रहे हैं? तो पता लगा ये तो वो बूथ है या वो जगह है जहां जो हम बड़े मजबूत हैं। तो अब पता लगा कि जैसे वहां 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट अपना जो है कहा हम सब गांव में बनवाएंगे। लखनऊ में, प्रयागराज में 2 लाख वोटरों ने अपना वोट जो है वो शहर में भर के नहीं दिया फॉर्म, वो गांव के पते पर अपना नया वोट बनवाना चाहते हैं या ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। फैजाबाद बीजेपी हार गई थी, ये भी हार गई थी ना, इलाहाबाद की सीट भी, तो प्रयागराज की सीट भी हार गई थी ना। यहाँ अयोध्या में करीब 41,000 लोगों ने जो है वो दूसरा पता चुन लिया है, गांव का पता। ये बीजेपी की चिंता है। अब ये चिंता बीजेपी ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि भाई सारे बीजेपी के एमपी, एमएलए, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आप ग्राउंड पे जाइए और लोगों को समझाइए कि ये ना करें। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, इनके जो बीएलए हैं वो घर घर जाके पूछ रहे हैं आप सब लोग यहीं वोट बनवा रहे हैं? कोई कहता नहीं हम तो गांव में बनवाएंगे। तो उनसे कहते हैं साहब ऐसा करो, या तो ना बनवाओ, और बहुत जरूरी हो तो एक वोट बनवा लो, वहां सब लोगों का वोट ना बनवाए, मतलब सारे परिवार का वोट आप वहां जाकर के ट्रांसफर नहीं कराएं। तो ये अजीबोगरीब एक साइड इफेक्ट उसका हुआ है एसआईआर का, इसकी शायद बीजेपी को भी इल्म नहीं रहा होगा कि ऐसा होगा। विजय जी, देखिए ये चिंता सब जगह रहती है। एसआईआर को लेकर जो बड़ी चिंता है वो यही है ना, एक तो जमीन की है,
दूसरा वो राशन कार्ड को लेकर के, राशन कार्ड और फिर जो सरकार की योजनाएं वो नहीं होंगी। गाँवों में बहुत बार ऐसा होता है कि गाँव में बहुत सारे लोग अपनी योजनाओं का, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी नहीं मिलती हैं। इसलिए वो समझते हैं कि गाँवों में एक तो ये किया जाए, और ज़मीन के जो झगड़े होंगे क्योंकि वहाँ पर आप नहीं हैं, तो मान लो जमीन का बंटवारा भी हो रहा है, तो कहेंगे ये तो है ही नहीं, उनको एज प्रूफ चाहिए कि हम तो यहीं के वोटर हैं। यहीं के वोटर हैं, वोटर से ही प्रूफ होगा ना, तो वो वाली बात है। एसआई अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो गई है, तो मुझे नहीं समझ आई है कि बात हो सकता चला सकते होंगे लीगली, लेकिन जो पहचान है इन्फिल्ट्रेटर्स की, उसका फर्स्ट स्टेप तो एसआईआर ही है। बिल्कुल, एसआईआर से आपको पहचान हो जाएगी तो फिर पुलिस उसको नेक्स्ट स्टेप पर मैं भी आसानी से। जो बात आपने की, क्या ये दोनों ड्राइव्स एक साथ कनेक्टेडली नहीं चलनी चाहिए? हाँ, एसआईआर प्लस ये जो पुलिस है, लेकिन वो उस जगह जाए ना जहाँ एसआईआर हो गई है और उसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो पुलिस कर ले तो पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा कि पुलिस के लिए कि किस तरह से पहचान करे। और ये तो बात नहीं हुई ना कि आप कह रहे हैं कि पहचानना मुश्किल है। पहचान तो बहुत तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से, कपड़ों से पहचानते हैं, भाषा से पहचानते हैं, शरीर से पहचानते हैं, तो वो अलग है। लेकिन पहचान तो एसआईआर की हो रही है वोटर कार्ड से, या जो भी आपके पास अधिकार वो है, जितने तरह के प्रमाण पत्र हैं, उन प्रमाण पत्रों में जो 2003 के पहले का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से 2003 के पहले के चुनावों को लेकर सारी बात हो रही है, तो वो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है एसआईआर और इसको साइमल्टेनियस, आप कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों को पकड़ने की ड्राइव को एसआईआर से जोड़ देना चाहिए। एसआईआर इसका फर्स्ट स्टेप होता है वैसे। जैसे एसआईआर मान पता लगा पुलिस को, भाई इस इलाके से पुलिस का काम आसान हो जाएगा, इतने फॉर्म वापस नहीं आए, या इतने लोगों ने फॉर्म, तो वो उनके लिए फर्स्ट स्टेप में अपने आप ही आइडेंटिफाई हो गए, उस पर काम करें। और उसके बाद होम मिनिस्ट्री देखेगी आगे के डिटेंशन सेंटर में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, वो काम तो नेक्स्ट स्टेप का है। कि सर, अब एक और बड़ी खबर मैं आपको देता हूं आज की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम होने के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का मामला जो है उन पर दर्ज था, और इसमें दिल्ली पुलिस को उन्होंने नोटिस जारी किया है। उन्हें और दिल्ली पुलिस को, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को और दिल्ली पुलिस को यह नोटिस दिया है। और आरोप है कि 30 अप्रैल 1983 को वो भारत की नागरिक बनी, लेकिन इससे 3 साल पहले ही 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम पहले से मौजूद है। अब अदालत इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को करेगी। ये मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है। अब इसमें अदालत की तरफ से ये पहला जो आप कह सकते हैं कदम उठाया गया, नोटिस इशू किया गया सोनिया गांधी को भी और दिल्ली पुलिस को भी कि इस मामले की जांच में आपने अभी तक क्या किया है। मामला बड़ा पजलिंग, बहुत परेशान करने वाला है कि नागरिकता बाद में, वोटर पहले बन जाएं आप। प्रोफेसर साहब, तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। कायदे से तो संसद में ही राहुल गांधी को अपनी माताजी के नागरिकता पर ही बोल देनी चाहिए। ये भी बता देना चाहिए कि जब 1971 था तो उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी क्या ये अफवाह है या सच्चाई है कि 1971 के युद्ध के समय श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इटली के दूतावास में रह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहते? ऐसी क्या मजबूरी थी? इसके बारे में भी जनता को बता देते कि भाई ये अफवाह है या नहीं जान रहा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए कि एक विदेशी नागरिक, मैं इससे बार बार ये बात कहता हूं घुसपैठियों को लेकर के, बिल क्लिंटन एक व्यक्ति को भारत में राजदूत नियुक्त करना चाहते थे और उनकी सीनेट ने, वहां के जितने बड़े मामले होते हैं इस प्रकार के अपॉइंटमेंट, सीनेट से अप्रूवल लेना जरूरी होता है, सीनेट ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? उस व्यक्ति ने टर्की के एक मेड को 6 महीने इलीगल तरीके से माइग्रेशन को सर, इस पर हम लोग आगे अभी इस खबर को कंटिन्यू करेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन लोग राज्यसभा में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं वंदे मातरम पर चर्चा। हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वो शब्द सच हुए हैं। भले देर से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। और मान्यवर, हम सब जो भारत माता की संतानें हैं वो मानते हैं कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम। मान्यवर, आज मैं सदन में जब ये चर्चा हो रही है तब बताना चाहता हूं, वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की, भारत माता की कल्पना का जो योगदान है
उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा एक संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है, यह मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। मान्यवर, एक प्रकार से जिसकी उद्घोषणा 150 साल पहले बंकिम बाबू ने की, ये विचार तो बहुत चिर पुरातन है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम ने भी जब उनको सलाह दी गई कि इतनी वैभवशाली लंका है, आप लंका जीत ही लिए हो, तब अयोध्या जाकर क्या करना है, यहीं रह जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी होती है, मैं माता और मातृभूमि का त्याग करूं। मातृभूमि के महिमा मंडन प्रभु श्री राम ने भी किया। मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य शंकर ने भी किया और मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य चाणक्य ने भी किया। ये सभी ने समय समय पर हमारे अस्तित्व को मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम किया। मातृभूमि ही हमें पहचान देती है, वो ही हमें भाषा देती है, वो ही सभ्य जीवन जीने की संस्कृति का आधार बनाती है और वो ही हमारे जीवन को ऊपर उठाने का अवसर देती है। इसलिए मातृभूमि से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये भाव जो चिर पुरातन भाव था, उसको बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया और वो घनघोर रात्रि जैसे गुलामी के कालखंड के अंदर जैसे एक बिजली प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार से वंदे मातरम के गान ने घनघोर अंधेरे के अंदर, जन जन के अंदर गुलामी की मानसिकता छोड़कर आजादी की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति का एक जोश जगाने का काम किया। मान्यवर, महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम को गीत नहीं, हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार से वंदे मातरम भारत की शक्ति को जगाता है। स्थूल शरीर, वंदे मातरम का उच्चारण हमारी शरीर में शक्ति और उत्साह भरता है। राष्ट्रभक्ति की क्रिया प्रक्रिया शक्ति को जगाती है। सूक्ष्म शरीर हमारे भावनाएं, हमारे विचारों को वो शुद्ध करता है और हमारी चेतना को वो जागरूक करता है। और कारण आध्यात्मिक शरीर में भी उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू एक ऋषि चेतना से प्राप्त मेघा से ही वंदे मातरम की रचना किए हैं। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा, ये गीत केवल देशभक्ति की, देश प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत माता की दिव्य शक्ति का आह्वान है। भारत की मूल चेतना, सनातन शक्ति, उसको पुनर्जीवित करने का ये वंदे मातरम मंत्र है। और इसीलिए आजादी के वक्त सभी हमारे नेताओं ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का आधार बनाने का काम किया। कई सारे हमारे आजादी के संग्राम के सेनानी जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, इस सब में एक चीज सामान्य निकल कर आती है, तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते चढ़ते जो शहीद अंतिम शब्द बोले वो सभी के मुंह से वंदे मातरम ही निकला।
स्वदेशी का आह्वान करना हो, विदेशी माल का बहिष्कार करना हो, राष्ट्रीय शिक्षा का आह्वान जगाना हो, हर वक्त राष्ट्रभक्ति जगाते वक्त वंदे मातरम का उद्घोष इस देश ने सुना भी, इस देश ने महसूस भी किया। पंजाब के गदर आंदोलन में वंदे मातरम के शीर्षक से कई पर्चे बांटे गए। महाराष्ट्र में वंदे मातरम के विशेष अंक गणपति और शिवाजी के उत्सव में बांटे जाते थे। तमिलनाडु में सुब्रह्मण्यम भारती जी ने तमिल अनुवाद कर हिंद महासागर को भी क्रांति की चेतना से आंदोलित कर दिया था। मान्यवर, 1907 में कलकत्ता में वंदे मातरम नाम का एक अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संपादक महर्षि अरविंद थे। ब्रिटिश सरकार ने उसको सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना। वो राष्ट्रवादी भी कहते थे और खतरनाक भी कहते थे, और श्री अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला और उनको सजा भी गई। अंततोगत्वा उसको प्रतिबंधित कर दिया। मान्यवर, कांग्रेस के अधिवेशनों ने भी वंदे मातरम के महिमा मंडन को, वंदे मातरम के गान को गाया। 1896 में गुरुवर टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में महान कवियत्री गायिका सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, सुबह 6:30 बजे सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम का गान कर देश को भावुक कर दिया। और ये सभी भावना को देखते हुए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो हुई, उसमें राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित करने का काम किया। मान्यवर, मैं कल देख रहा था कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर, मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। संसद का बहिष्कार अगर करना है, संसद का बहिष्कार न करे, संसद चलने दे, तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। परंतु वंदे मातरम के गान की चर्चा को, वंदे मातरम के गान पर की चर्चा को टालने की ये मानसिकता ये नई नहीं। मान्यवर, ये तो वंदे मातरम का 150वां साल है। हर महान रचना का, हर महान घटना का महत्वपूर्ण साल कई मायनों में हमारे देश में मनाता जाता है। तो ये तो 150वां साल है। अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। मान्यवर, जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, You will get your chance to speak, na? Unless he yields. Unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर, 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया। अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब,
खड़गे साहब, आपका समय आएगा। गार्गे जी, सभापति महोदय, प्लीज वेट। गार्गे जी, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. मान्यवर, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, 50 साल के बाद No, nothing will 50 साल go के on बाद record except honorable minister's speech. Please. मान्यवर, 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए। यहां तक कि आकाशवाणी उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर, पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। मान्यवर, प्लीज आप बैठिए। मान्यवर, मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री ने बैठ जाओ रामदास। अरे दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है इस आयु में, क्या कर रहे हो भैया? अब नहीं जाएगी नौकरी। मान्यवर, मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है दूसरे सदन का। मान्यवर, दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम से रमेश क्या कहा? जयराम रमेश जी, प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए जी। साहब, माननीय सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर
मान्यवर आप बैठिए मान्यवर जिस गीत को, जिस गान को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा, बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वंदे मातरम ने हमारे आजादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा और वीर सावरकर ने जो भारत का त्रिवर्ण ध्वज निर्मित किया था, उस पर स्वर्णिम अक्षर में एक ही नाम था, वंदे मातरम। मान्यवर, बर्लिन के ओलंपिक्स में भी 1936 में गुलामी के कालखंड में भी जब हमारे हॉकी की टीम को, हमारी टीम को उत्साह की जरूरत थी, प्रेरणा की जरूरत थी, कोच ने लाइन में खड़े कर भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान किया और हम गोल्ड मेडल जीतकर आ गए। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई तब से, हमारी तो पार्टी की रचना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ये देश अपने मूल संस्कृति के आधार पर, मूल विचारों के आधार पर चलना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी की स्थापना थी। मान्यवर, इस संसद में वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया है। अब फिर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मगर इस रिकॉर्ड है मान्यवर महोदय। 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा ने इसको स्वीकारा है। और फिर लोकसभा ने सर्वानुमत से 1992 में वंदे मातरम के गान की शुरुआत की। मान्यवर, हम जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंदे मातरम के गान के प्रति आप बैठिए, आप बोथ बैठिए प्लीज, आप बोथ बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। You will get your chance to speak. You can say your opinion when the turn comes to you. मान्यवर, अरे सुनो तो, बोल क्या करते हो भैया, मुझे सुनो तो। मान्यवर, सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने
वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। माननीय, मैं दे देता हूं दिग्विजय सिंह, पढ़ लीजिएगा। मान्यवर वंदे बंकिम चंद्र चटर्जी की, चट्टोपाध्याय जी की 130वीं जयंती पर हमारी सरकार ने, डाक विभाग ने एक स्टैंप जारी किया। स्वतंत्रता की 75 की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा का अभियान भी हमने करा और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता का आह्वान किया था कि तिरंगा फहराते वक्त वंदे मातरम बोलना नहीं भूलना चाहिए। और मान्यवर, ये वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, उसको भी भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से हमने मनाने का तय किया है। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरा वर्ष वंदे मातरम के यशोगान में मनाया जाएगा, इसका प्रस्ताव पारित किया। 24 अक्टूबर 25 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत माता को पुष्पांजलि देकर 7 नवंबर 25 को नई दिल्ली में ये वर्ष का शुभारंभ किया। उसका चरण 1 नवंबर में हो चुका है, चरण 2 जनवरी 26 में होगा, चरण 3 अगस्त 26 में होगा और चरण 4 नवंबर 26 में चालू है। हाईवे पर देशभक्ति आधारित वंदे मातरम के इतिहास को दर्शाते हुए भित्ति चित्र भी हम रखने वाले हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर LED डिस्प्ले के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा भी होगी और वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पर 25 लघु फिल्में 1-1 मिनट की बनाने का भी हमने शुरुआत कर लिया है। मान्यवर, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अमृत काल के लिए पंच प्रण की घोषणा की थी। इसमें एक, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो उस वक्त विकसित भारत का लक्ष्य हमने तय करना है। गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करनी है। अपनी विरासत पर गर्व लेना है। देश की एकता और एकजुटता और अखंडितता को हमें संभाल कर रखना है और नागरिकों में कर्तव्य की भावना को हमें आगे बढ़ाना है। मान्यवर, जब देश के आजादी के 75 साल हुए, कोरोना काल होने के बावजूद 2 साल तक पूरे देश के हर गांव-गांव में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। अमृत महोत्सव के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को हमारी 1857 से 1947 तक की पूरी आजादी के संघर्ष को हमारे युवाओं को परिचित कराया गया। कई नामी, कई अनामी, जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुए, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को ढूंढकर उनके स्मारक बनाए गए। देश भर में कई कार्यक्रम हुए और देशभक्ति का एक नया ज्वार खड़ा करने का प्रयास आजादी के बाद पहली बार 75 साल जब मनाए गए तब हुआ। और वहां से अटके नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का विचार रखा। आजाद हुए तब से 75 साल जितनी भी सरकारें आई, अच्छा काम किया, सबने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। हमने हमारे लोकतंत्र को पाताल से भी गहरा पहुंचाया है।
हमारे लोकतंत्र की जड़ें आज मजबूत हो चुकी है मान्यवर। मगर 75 से 100 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा मान्यवर कि आजादी का अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये जो पूरा कालखंड है वो देश को महान बनाने का कालखंड के रूप में हम उसको चैलेंज के रूप में लेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी ये देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा ऐसे देश की। और मान्यवर संकल्प आज प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कुछ लोग भले उसको राजनीतिक नारा समझते हो मगर ये संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और ये पूरा होकर और इसीलिए ये दैव योगी ही है कि जब अमृत काल हम मना रहे हैं तभी वंदे मातरम के 150वां साल आज आया है और फिर से एक बार इसके माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति को जगाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि वंदे मातरम काल बाह्य कभी नहीं होगा। उसकी रचना हुई तब भी उसकी इतनी ही जरूरत थी जितनी आज है। और मान्यवर, उस जमाने में वंदे मातरम देश को आजाद बनाने का कारण बना और अमृत काल में देश को विकसित और देश को महान बनने का नारा वंदे मातरम बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की साझी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे के मन में वंदे मातरम के संस्कार पुनः जागृत करें, हर युवा के मन में वंदे मातरम के नारे को प्रस्तापित करें, हर किशोर को वंदे मातरम की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए उसको प्रेरित करें। और वंदे मातरम का ये उद्घोष ही हमारे आजादी के सेनानियों ने जो भारत की कल्पना की थी वो भारत की रचना का कारण बनेगा। और मैं मानता हूं कि सदन की भावना हमारी युवा पीढ़ी तक विशेषकर पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका पूरा धन्यवाद कर मेरी वाणी को श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो गृहमंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर जो चर्चा चल रही है संसद में, राज्यसभा में, आज वो उसी पर बोल रहे थे और उन्होंने कुछ बातें कही। वंदे मातरम, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम में राष्ट्रभक्ति का भाव है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सब आस्थावानों का इसमें जिक्र किया गया है, जिन जिन में सबकी आस्था है उनका स्वरूप इसमें है। और देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी माता है, और वही वंदे मातरम याद दिलाता है बार बार। वंदे मातरम में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत भी है, ये भी गृह मंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को बंगाल के चुनाव से मत जोड़िए, क्योंकि कल प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए बात कही थी कि ये चर्चा क्यों हो रही है। हम समझते हैं इसकी वैसे कोई वजह नहीं है कि वंदे मातरम पर आप चर्चा कराएं, बहस कराएं, लेकिन हम समझते हैं कि बंगाल में चुनाव है इसीलिए आपको ऐसा कराना पड़ रहा है, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने इस बात का भी ये भी उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कल जब ये चर्चा हो रही थी और प्रधानमंत्री बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ने चर्चा की शुरुआत की थी, तो कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के दोनों सांसद वहां मौजूद नहीं थे। वो सीधे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात कर रही थी। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट आए थे, इतना तो हमने देखा कि वो कल सुबह दिन में पार्लियामेंट परिसर में तो थे, लेकिन शायद हाउस में नहीं गए फिर वो उसके बाद। और प्रियंका गांधी भी शायद जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब उस वक्त वो हाउस में नहीं थी, बाद में उनका जब भाषण का वक्त आया तो तभी शायद उससे थोड़ी देर पहले ही वो पार्लियामेंट में आई हो। इसको भी उन्होंने मुद्दा बनाया गृहमंत्री ने। फिर आज वो बातों में फिर उन्होंने इमरजेंसी की बात भी की, वहां तक भी वो बात को ले गए। हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे खबर जो क्योंकि गांधी परिवार से ही जुड़ी है कि सोनिया गांधी जी को राउस एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली का है उसने नोटिस दिया है कि आपकी नागरिकता बाद में आपको मिली है, पहले आप वोटर बन गई थी। और आज उन्होंने फिर गांधी परिवार को लेकर के कहा कि गंभीरता ही नहीं है, आप पार्लियामेंट में नहीं आते। नहीं, ये तो बात बहुत बिल्कुल सही है कि जब प्रधानमंत्री जी बोलने आए थे मणिपुर पर भी चर्चा का आप याद कीजिए
कि मणिपुर पर चर्चा के लिए बार बार विपक्ष दबाव डाल रहा था। प्रधानमंत्री जब भाषण करने लगे तो कांग्रेस के जितने सांसद थे और राहुल गांधी स्वयं उठ करके वहां से चल दिए। एक मुद्दा जो छूटा जा रहा है, मैं उस पर जरूर बोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो कुछ कर रही है घुसपैठियों को पहचानने के लिए, वाकई जो है वो काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें हैं उनको चाहिए कि इस चीज को अपने यहाँ लागू करें। और वाकई यदि इसे गंभीरता से किया गया तो उत्तर प्रदेश में 17 डिटेंशन सेंटर नहीं 1700 डिटेंशन सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा समीर जी, हम लोग बात, क्योंकि इस विषय एसआईआर का भी था, आज लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा आज शुरू हो गई है। वंदे मातरम पर डिबेट खत्म हो गया तो वहां एसआईआर पर चर्चा शुरू हो गई। अखिलेश यादव उसी विषय पर वो आज बोल रहे थे। तो यूपी में डिटेंशन सेंटर, एसआईआर की ड्राइव, सोनिया गांधी को नोटिस, सारी बातें। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, एसआईआर को लेकर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते थे, प्रधानमंत्री पर इस बात का लेकर आरोप लगा रहा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था। अब जब सरकार ने तय किया है कि इसके ऊपर चर्चा होगी, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है और उसके साथ अब चुनाव सुधार पर जब चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने आज पे अपनी बात रखी है। अब राहुल गांधी को भी मौका मिला है बोलने का। जो राहुल गांधी बाहर पत्रकार वार्ता लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं या तमाम रैलियों में चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे, आज उन्हें मौका मिला है वो तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ सदन में आए। आज ही राहुल गांधी को बोलना है, तथ्यों और तर्कों के साथ आए, सरकार के पर जो उनको आरोप लगाना है वो लगाए और देश को बताए कि वो जो आरोप लगाते हैं वो कितने सही है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को एक मौका मिला है और सरकार ने दिया है कि भाई आप पूरी तैयारी से आइए और जवाब दीजिए। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी कितनी तैयारी से आते हैं। जबकि प्रियंका गांधी को लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जब शुरुआत की थी वंदे मातरम पे और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लोकसभा में बोलने वाली थी, तो मुझे लगता है कि उन्हें उस समय लोकसभा में रहना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आप ठीक है, आप हो सकता है कि आप कहीं बैठ के तैयारी कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री को टीवी पे सुन रहे हो और उसका जवाब आप तैयार कर रहे हो, लेकिन अच्छा रहता कि जिस बात का आपको जवाब देना है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी तो अपेक्षा नहीं होती कि वो रहेंगे सदन में ज्यादा समय, प्रियंका गांधी को रहना चाहिए था, वो ज्यादा ठीक रहता। पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो ये अब डिक्टेटर है आसिम मुनीर, हमें इसको कहना छोड़ देना चाहिए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल कुछ डिक्टेटर। पाकिस्तान का तानाशाह आसिम मुनीर अब जब सीडीएफ बन गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, तो पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय में उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उस गार्ड ऑफ ऑनर में उसने एक बार फिर जो है भारत के खिलाफ जहर उगला। लेकिन ये जितनी टींगे पाकिस्तान में हाँकते हैं, दुनिया उनको कैसे देखती है, पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। पाकिस्तान कितना बड़ा फरेबी है और इसकी इंटरनेशनल इमेज क्या है। पश्चिमी देश तो खास तौर पर पाकिस्तान से त्रस्त है, उनका बस चले तो पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना हो, लेकिन पाकिस्तान चूंकि ऐसी जगह बैठा हुआ है ना, वो अफगानिस्तान भी है, अमेरिका का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अमेरिका भले ही कहे कि पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल ट्रंप कहते हैं आसिम मुनीर को, बाकी यूरोप के लोग कुछ नहीं समझते इनको। अब पाकिस्तान का नेता आप सोचिए जब पहुंचता है लंदन, ये इनका जो आप में तस्वीरें देख रहे हैं, मोहसिन नकवी इनके गृहमंत्री इस गाड़ी में बैठा हुआ है और ये जा रहे हैं लंदन में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस, विदेश मंत्रालय। फिर मैं कह रहा हूं गाड़ी में पाकिस्तान का गृहमंत्री बैठा है, सामने जो बैरियर लगे हैं उसके पीछे ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री का दफ्तर है और गाड़ी ऐसे चेक हो रही है जैसे कोई सामान्य आदमी सड़क पर जा रहा हो। जैसे हमारे यहाँ जैसे कई बार जगह आप किसी इंपॉर्टेंट में जाते हैं, चेक होती है, टायर घुमा घुमा के, टायर में देख टॉर्च से टायर आगे पीछे झुक झुक के, लेट लेट के वो पुलिस वाला गाड़ी जांच कर रहा है। और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अब इस तरीके के कमेंट्स हो रहे हैं कि ये है पाकिस्तान की औकात और पाकिस्तान की दुनिया की निगाहों में पाकिस्तान की इमेज। ये देश के गृह मंत्री, ये सब तो प्रोटोकॉल वगैरह के साथ चलते होंगे ना किसी भी देश में जब ये जाते हैं, तो उसकी चेकिंग इस तरीके से ट्रॉफी रखी है केस में, ये चेकिंग वालों ने बताया क्या? सर गाड़ी चेक हुई है, नकली ये आप देखिए जरा, ये हो रहा है और इसके बाद फिर वो ये बैरियर डाउन होते हैं और फिर वो कहते हैं जाइए आगे बढ़िए, और आगे फिर पूरा अमला है उसके साथ जो वहां वेट कर रहा है मोहसिन नकवी का इस बैरियर के पीछे, फिर जाके वो उतरते हैं। पता नहीं मोहसिन नकवी ने अपने लोगों को झाड़ा होगा वहां जाकर के कि तुमने ये मेरी बेइज्जती कराई है। अच्छा, वीडियो भी बन रहा है, ये इस बात को आप नोट कीजिए, वो गए, होम मिनिस्टर जा रहा है, गाड़ी की चेकिंग हो रही है, चलिए जो हुआ, वीडियो कौन बना रहा है? कोई तो वीडियो बना रहा है। अब या तो ये पाकिस्तानी डेलीगेशन का ही कोई आदमी वीडियो बना रहा था कि देखिए हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है साहब और हम इसकी शिकायत करेंगे, या वहां मौजूद कोई पुलिस वाला बना रहा था। दोनों ही सूरतों में है बड़ी बेइज्जती की। वैसे भी सामान्यतः मतलब मंत्री वगैरह जा रहा हो तो टैक्सी में तो जाता नहीं है, वहां एम्बेसी में गाड़ियां होती हैं।
हालांकि ये भी मुझे बताया जा रहा है कि इनका वीजा भी चेक हो रहा था। ये जो गाड़ी खोल के वो अंदर मोहसिन नकवी से अंदर बात कर रहा है, तो होम मिनिस्टर का पाकिस्तान के वीजा पूछ रहा है, वीजा दिखाओ तुम यहाँ आए हो। तो ये तो वो तो ले तो गया है, पेपर ले गया। बेइज्जती की बात तो है ही, जो कुछ हुआ है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर पाकिस्तान जिसको लगती है ना, हाँ हर्ष जी कह रहे हैं जिसको लगती हो बेइज्जती वो समझ रहा है, आप जबरदस्ती इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि बेइज्जती हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है पाकिस्तान के, वहाँ पर जो भी एम्बेसी के लोग हैं उनकी तरफ से भी, लंदन की तरफ से भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और यदि ऐसा नहीं है तो ये तो और बड़ी गंभीर बात है कि क्या वो शक कर रहे हैं इस पर। हालांकि मुझे तो मोहसिन नकवी साहब का नाम लेते ही ट्रॉफी याद आती है हमारी, कि भाई वो ट्रॉफी हमारी। सर वो आड़ी गंदर गाड़ी में बैठा है, उसने बताया होगा ना, या उनके ड्राइवर ने और जो लोग बैठे हैं कि साहब ये हम पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बैठा है यहाँ पे गाड़ी के अंदर। वो तो वहाँ पर सब एंट्री होती है ना, हम लोग जब भी जाते हैं तो उनके पास एंट्री सारी होती है कि कौन आ रहा है, कौन सी गाड़ी में आ रहा है, कौन सी गाड़ी का नंबर है। तो इनको पहले मालूम होगा गार्ड्स को 100%। ऐसे थोड़ी कि बस सिक्योरिटी की वजह से थोड़ी जाने दे रहे हैं, तो आप चले जाए, आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी उसके बावजूद ये हो रहा है, फिर तो और गंभीर बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर बात है कि क्यों हो रहा है, किस तरह से ये बात हुई है, और ये पाकिस्तान के एम्बेसी की तरफ से ज्यादा बड़ा फेल्योर है कि मतलब किस तरह की व्यवस्था उन्होंने की है कि उनका होम मिनिस्टर और लंदन वाले लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो मुझे और ज्यादा गंभीर बात। अच्छा, मुझे तो वो बात याद आ गई, वही पुराना वीडियो, यही होम मिनिस्टर इनका जो है मोहसिन नकवी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जा जाके लोगों के वीजा चेक कर रहा था। तो खुद वीजा चेक कर रहे थे कि भाई आपका यहाँ लंदन में उसका खुद का वीजा चेक हो गया कि भाई तू क्या करने आया यहाँ पे। नहीं, वो समीर जी मुझे अभी ब्रेक में बता रहे थे, उसे बताना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जैसे ही पता चला तो वहाँ एजेंसियां अलर्ट हुई। पहले इतनी चेकिंग नहीं होती थी, जब पता चला कि पाकिस्तान का होम गृह मंत्री आ रहा है, हाँ। तब ये ज्यादा हुआ, नहीं तो ये सामान्य गाड़ी निकल जाती, मेटल डिटेक्टर से पार करके चले जाते। ये समीर जी ने मुझे ब्रेक में बताया। खैर, ये इस देश की क्रेडिबिलिटी है, और देश के अंदर इनके यहाँ क्या हो रहा है वो भी एक तस्वीर देख लीजिए। पाकिस्तान की जनता जानती है कि अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर ये मौका हाथ से चला जाएगा, और ये आसिम मुनीर जो है इसने एक साइलेंट कू तो कर ही दिया है, तख्ता पलट तो कर ही दिया, और ये तानाशाह तो बन बैठा है, लेकिन इसको जवाब देने का वक्त भी अभी है, क्योंकि इसके पास अब बेतहाशा ताकत है। शहबाज सरकार तो सरेंडर कर चुकी है, घुटनों पे आ चुकी है, तो अब जनता क्या करेगी। एक इमरान खान का मामला चल रहा है, दूसरा पाकिस्तान में हुकूमत और आसिम मुनीर के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, जैसे कराची की तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल। वैसे तो कराची में, रावलपिंडी में, लाहौर में सब जगह पर आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं, और अभी तक जो इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई तक सीमित था, अब वैसा नहीं है। अब वो सारे लोग जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं किसी ना किसी वजह से, सिंध में आजादी की तहरीक चलती है, सब लोग, वकील, स्टूडेंट्स, पश्तून हो, पठान, कारोबारी, कामकाजी लोग जगह जगह सड़कों पर आ रहे हैं। मतलब उस वक्त तो इन्होंने जोर जबरदस्ती के बल पर संशोधन करा लिया अपने संविधान में और आसिम मुनीर को सबका बाप बना दिया, लेकिन लोगों को अब यह लग रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है। पूरा पाकिस्तान जल जाने की स्थिति में है, जगह जगह से तोड़फोड़, आगजनी, आंसू गैस, दंगा फसाद, बस यही खबरें आ रही हैं, और मुनीर की वर्दी और गुंडागर्दी के खिलाफ पूरा पाकिस्तान उबल रहा है। कुछ तस्वीरें देख लीजिए। तो ये जो हमारी स्पेस है, जहां हम रियासत की क्रिटिक करते हैं, जहां हम रियासत से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, उस स्पेस हमारी ये खत्म हो जाएगी। शेम, 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 शेम। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो ये आजादी के नारे गूंज रहे हैं कराची में, सिंध में। ये नारे अभी तक ज्यादातर इनके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में लगते थे, बलोच और पठान। ये पठान लोग नहीं है, और कराची में होना और ज्यादा सिंधी लोग हैं, ये सिंधी लोग हैं। वही इसलिए कह रहा हूँ, कराची में तो सिंधी भाई सूबे कितने हैं वहां। पीओके में तो अभी गोलीबारी हुई थी, अभी कितने लोग मारे गए थे। वो आजादी चाहते हैं, पठान पश्तून आजादी चाहते हैं, बलोच आजादी चाहते हैं, एक पंजाब बचा हुआ है। अब ये सिंधी लोग नारे लगा रहे हैं आजादी आजादी के। पूरे देश के अंदर एक पंजाब सूबा है केवल, जहां अभी तक ऐसी आग नहीं दिखाई दे रही। वैसे वहां भी अलग अलग एथनिसिटीज के और लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, लेकिन आसिम मुनीर क्या कर रहा है? वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा है, सीडीएफ बन गया है। तो अब सीडीएफ बनने के बाद तेवर देखिए साहब आप उसके।
जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था ना सीडीएफ का, तो सांसें अटकी हुई थी, एक खबर नहीं छपी एक हफ्ते तक आसिम मुनीर को लेकर के पाकिस्तान के अखबारों में भी। लेकिन जैसे ही सीडीएफ बनने के फैसले पर जरदारी ने जो राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, मुनीर की बांछें खिल गई। अब वो खुलेआम धमकियां भी दे रहा है। कल वो रावलपिंडी में था, डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में उसे सलामी दी गई, फिर उसने तीनों सेनाओं को संबोधित किया, क्योंकि अब वो तीनों सेनाओं का बॉस है, केवल सेना का बॉस नहीं है। और सबसे पहले उसने भारत को धमकाया, फिर अफगानिस्तान को धमकाया, कहा कि पाकिस्तान, भारत का नाम ले कि अगर भारत ने अब कोई और जरूरत की तो पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा जोरदार जवाब देगा, भारत किसी मुगालते में न रहे। पाकिस्तान का रिस्पांस अब और भी घातक होगा। और मुनीर की बातों में सीडीएफ बनने का गुरूर भी अब साफ साफ दिखाई देता है। अफगानिस्तान के लिए उसने कहा कि अब अफगान लोगों के पास, मतलब तालिबान के पास एक ही ऑप्शन है, अब या तो वो तहरीके तालिबान टीटीपी को चुन ले जो इनके यहां सुसाइड हमले करता है, या वो पाकिस्तान को चुन ले। अब ये तो सीधी खुली धमकी है कि अगर तुम टीटीपी को नहीं रोकोगे तो फिर हम अब तुम पर खुलकर हमला करेंगे और हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुनीर के पास चाहे सेना या मतलब उतनी सेना के पास इतनी औकात है कि दोनों मोर्चों पर वो अब अपने दोनों दुश्मनों का मुकाबला कर भी सके, वो भी तब जब घर के अंदर आग लगी हुई हो। कल ही हमने पीटीआई के नेता का आपको एक स्टेटमेंट दिखाया था कि कोई भी फौज जंग नहीं जीतती जब तक लोग उसके साथ ना हो। तो यहां तो पूरे देश में आग लगी हुई है और फिर भी बातें बड़ी बड़ी। समीर जी देखिए, कल चार्ज संभाला आसिम मुनीर साहब ने और कल ही नया ऑर्डर दे दिया उन्होंने। उनके लिए नई विदेशी गाड़ी आ रही है एक, और बिल्कुल जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जिस गाड़ी में नहीं जाते वैसी गाड़ी उनके लिए आ रही है, जिसपे कोई मिसाइल का अटैक नहीं होगा और सारी सुविधाओं से युक्त बड़ी गाड़ी उनके लिए। अच्छा। कल ही सेना ने ऑर्डर कर दिया कि भाई अब मुनीर साहब के लिए एक नई गाड़ी आनी है। और मुनीर साहब ने कल बैठक के बाद, अब आप स्थिति देखिए, कल मुनीर साहब ने बैठक ली और उसके बाद जो दोनों वायुसेना प्रमुख जो है और जो नेवल प्रमुख थे उनसे कहा मुनीर साहब ने मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने कहा साहब आपने आज पार संभाला है पर सोमवार को बात करेंगे। तो अभी ये स्थिति है कि कल वो चाहते थे बैठक हो जाए रात को रावलपिंडी में, और कल दोनों प्रमुखों ने कहा कि मंडे को इस संदर्भ में अपन बैठक करेंगे, आगे क्या करना है क्या नहीं। तो अब ये दिखने लगा है कि भाई मुनीर भले ही संविधान संशोधन कर अभी पावरफुल बन गया है, लेकिन उसका जो एक्सेप्टेंस सेना के अंदर होना चाहता वो अभी नहीं हुआ है, एयरफोर्स और नेवी बिल्कुल दोनों में। और आने वाले दिनों में ये दिखेगा, क्योंकि अभी कई नियुक्तियां होनी है और आसिम मुनीर अपने लोगों को सब अभी इनको देखिए वाइस चीफ बनाना है, वो सब स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर, न्यूक्लियर कमांड का कमांडर। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों सेना जो प्रमुख है, एयर के जो है और नेवी के जो है, उनको हटा के आसिम मुनीर अपने भरोसेमंद लोगों को लेकर आना चाहते हैं वहां। तो वहां अलग एक तरह का सत्ता संघर्ष। मैंने तो एक खबर और देखी है, अब ये पाकिस्तान के लोगों ने ये खबर डाली है कि ये जो एक हफ्ता नोटिफिकेशन नहीं आया ना इसका, और वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो पहले बहरीन और फिर लंदन भाग गए ताकि मुझे यहां पर आके ये प्रेशराइज ना करें नोटिफिकेशन के लिए। पता खबर में ये था कि नवाज शरीफ को भी लंदन जाना था अपने भाई के साथ, ये दोनों बैठ के वहां पर मंत्रणा करते, लेकिन एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया गया नवाज शरीफ को कि तुम्हारा भाई जब तक नहीं लौटेगा तुम नहीं जाओगे, पहले ये काम पूरा करके जाओ। सर ये मुमकिन है पाकिस्तान में? बिल्कुल मुमकिन है। और हम लोग कहानी कुर्सी की नहीं, वही बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही मुमकिन है। और हम लोग बार बार कह रहे थे कि यहाँ से नवाज शरीफ के लिए और शरीफ भाई के लिए कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आज के दिन में अब आसिफ मुनीर उन्हें जो कहेगा वो करने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं खुला हुआ है। पहले वो प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकता है, आज भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो प्रोटोकॉल है उसमें वो अपर हिरार्की में है, लेकिन सच तो यह है कि सत्ता का जो तंत्र है वो उसके वहां पर है। अभी आप जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान में शासन कौन चलाता है? पाकिस्तान में शासन न बलूच के लोग चलाते हैं, न सिंध के लोग चलाते हैं, पंजाबियों का शासन होता है। पंजाब जितने ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, वहां का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन डोमिनेट करता है? उसमें कोई पश्तून या सिंधी नहीं डोमिनेट करते हैं, ये पंजाबी लोग डोमिनेट करते हैं। और यही पंजाबी लोग जो है वो बांग्लादेश बनने का भी कारण थे। और यही पंजाबी लोग जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर यदि कल आजादी के मूवमेंट को हवा लगी और बाकी लोग ये लोग वही जिम्मेदार। सर चलिए आप दूसरी बड़ी जंग की बात कर लेते हैं, यूक्रेन और रूस की। इसको लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप साहब का आया है और इससे अब ये सारा जो भी ये शतरंज की बिसात पर चालें चली जा रही थी ना, सब पता लग गया किसका गेम क्या है। ट्रंप जेलेंस्की से नाराज हैं और उन्होंने खुलकर ये कहा, वेरी अपसेट विद जेलेंस्की। अब जेलेंस्की को क्या कह दिया?
आपको आगे बताता हूं, पहले लंदन चलिए हमारे साथ आप। लंदन में कल ज़ेलेंस्की ने यूरोप के लोगों से देशों के नेताओं से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर, ये तीनों थे वहां पर और इनके साथ उनकी अलग से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब अमेरिका में यूक्रेन के डेलीगेशन जो हैं वो अमेरिका का जो शांति वार्ता का मसौदा है उस पर वहां बात कर रहे थे। उससे पहले ज़ेलेंस्की की उन दो लोगों से मुलाकात हुई जो पुतिन से मिलकर आए थे, ट्रंप के दामाद और उनके विशेष दूत, और उसके बाद ये यहां पर पहुंचे हुए थे। तो यहां पहुंचने के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तीनों ने एक सुर में कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा अब ये केवल यूक्रेन की आजादी की बात नहीं है, उसकी सुरक्षा की बात नहीं है, ये यूरोप की सुरक्षा की बात है। मैक्रोन ने उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा कि अभी हमारे हाथ में बहुत पत्ते हैं, यूक्रेन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो बातों पर ये बार बार जरूर कह रहे थे, सारे नेताओं ने अलग अलग स्टेटमेंट में कहा कि हम यूक्रेन और यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका, हम तीनों साथ मिलकर इसका हल खोजेंगे, एक साथ खड़े हैं। लेकिन वो साथ साथ ये भी उन्होंने इशारा कर दिया कि अमेरिका अगर यूक्रेन का साथ छोड़ता है तो हम अकेला नहीं छोड़ेंगे यूक्रेन को। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, इनकी कंट्री को दोबारा बनाने के लिए जो रुपया लगेगा उसकी पूरी व्यवस्था हमारे साथ है। इनको हथियार देने के और ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम भी लगातार चलते रहेंगे। ये यूरोप ने ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया और यह भी आश्वासन दिया कि आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी दिए बगैर कोई शांति समझौता नहीं होगा। मतलब ट्रंप को वो कह रहे हैं सीधे सीधे कि पहले ज़ेलेंस्की की यूक्रेन की शांति की कोई गारंटी दीजिए, इसकी सुरक्षा की, कि कल को दोबारा पुतिन ऐसा नहीं करेंगे। तो वो जब तक नहीं आएगा हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस पर मैं आपको ट्रंप की बात सुनवा देता हूं। ट्रंप ने लेकिन ये कहा कि मैं बड़ा निराश हूं ज़ेलेंस्की से, क्योंकि पुतिन ने तो मेरा मसौदा पढ़ लिया और वो शांति वार्ता के लिए तैयार है और वो कर भी रहा है शांति वार्ता, वो युद्ध रोकने के लिए भी तैयार है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अभी तक वो जो ड्राफ्ट था 28 पॉइंट वाला वो पढ़ा ही नहीं है। ये कहा कि इनके लोग जो यहां अमेरिका में आकर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं वो लोग तो उस ड्राफ्ट से खुश हैं, वो भी तैयार हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। तो अब वो सारा दोष सीधे सीधे यूक्रेन के ऊपर थोप रहा है। सुनिए, ट्रंप की बात सुनाइए। So we've been speaking to President Putin and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. His people love it, but he hasn't. Russia's fine with it. Russia, I guess, would rather have the whole country when you think of it. But Russia is, I believe, fine with it, but I'm not sure that Zelensky's fine with it. His people love it, but he hasn't read it. कह रहे हैं उनके लोगों को तो वो मसौदा बड़ा पसंद है, शांति मसौदा, लेकिन इन्होंने पढ़ा भी नहीं है। सारा ब्लेम ज़ेलेंस्की के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर डाल रहे हैं ट्रंप। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ट्रंप तो जो कर रहे हैं वो अपने एक तरह से कहें कि इस वाले मामले में कंसिस्टेंट हैं और मामलों में नहीं रहते, इसमें तो कंसिस्टेंट है। और ये सचमुच जरा सोचना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि सबने भरोसा दे दिया है, ब्रिटेन ने, यूरोप के देशों ने, कि हम आपका देश बना देंगे, हम आपको सब कुछ करेंगे, हथियार देंगे। अगर ये स्थिति होती तो क्या ट्रंप के दरवाजे पर इन सारे नेताओं को लाइन लगाकर कभी बैठना होता? ओवल ऑफिस में फोन कराना पड़ता कि आप जरा पुतिन से बात कर लीजिए, कम से कम वो मान जाए। उस वक्त भी तो ये पीस गारंटी, बाकायदा शब्द इस्तेमाल हुआ था, पीस गारंटी, सिक्योरिटी वो दी थी। क्या हुआ उसका? फिर जब आप कह रहे हैं देश बनेगा तो तब न जब युद्ध रुकेगा। क्या युद्ध रुकवाने की आप स्थिति में है? और मेरा ये मानना है कि यूरोप के जो लीडर्स हैं उनको बस ये लग रहा है कि हम किसी तरह से ट्रंप एकदम से, जो जिसको कहते हैं ना कि वो टर्म डिक्टेट कर रहे हैं, हम उससे थोड़ा बाहर जाएं। वो संभव नहीं है आपके लिए। या तो आप वो करते दिख जाते, आपने चाइना के साथ भी गलबहियां करके देख ली, आपने सारी कोशिशें करके देख ली। मुझे लगता है ये अच्छा नहीं होगा कि अगर कोई पीस प्लान आया हुआ है तो उसको इस तरह से, एक तरह से कहें कि ध्वस्त करने की कोशिश की जाए। और कहीं भी इसमें मतलब जिसको कहते हैं ना, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। यूरोपीय यूनियन कितने पैसे दे देगा, कितने हथियार देगा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात उससे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। यूरोप के इन सारे नेताओं को अब इस बात में कोई शक नहीं है कि एक तरीके से ट्रंप ने यूक्रेन का सौदा कर लिया है पुतिन के साथ। नहीं, यूक्रेन का सौदा तो यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी किया। बिल्कुल, जब नाटो में शामिल होने का था कोई वजह नहीं थी। ये युद्ध जहां से बढ़ा है वहां युद्ध रोका जा सकता था। आप उसी को कहते कि हम नाटो को मेंबरशिप विड्रॉ कर रहे हैं, हम ये चाहते कि यहां रुक जाए, तो शायद हालात ठीक होते। आपने जब रशिया को थ्रेट दिखाया तो रशिया ने उसका जवाब दिया। और उस वक्त जो बाइडेन थे, उन्होंने कहा कि हम एकदम सब
मतलब उस वक्त तो जो बाइडेन का अंदाज होता था कि हम सब कुछ दे देंगे और ये ऑटो तो सेना वॉर चली मॉन्गर जाएगी। है और ये शब्द इस्तेमाल करते थे। तो स्थितियां बहुत बदली हैं। सर, क्या ऐसी कोई परिस्थिति बनती दिख रही है कि अमेरिका इस सारी प्रोसेस से अलग हो जाए, जिस तरीके से उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा मुझे युद्ध रोकने में, और यूरोप और यूक्रेन एक तरफ और अमेरिका दूसरी तरफ अलग हो जाए? बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको समझिए कि आज ज़ेलेंस्की आज बहुत उसमें होंगे, आश्वस्त होंगे। और ये जो सारी बात हो रही है, ट्रंप साहब जो कर क्या रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की को नहीं धमका रहे, वो यूरोप को धमका रहे हैं। अच्छा, इसको आप छोटे उस पर मत देखिए। है तो ज़ेलेंस्की के पीछे यूरोप है, और यूरोप नहीं खड़ा होता या मैक्रोन और ये सारे जो लोग आज खड़े हुए, ब्रिटेन, यूरोप में फ्रांस है, जर्मनी है, तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। आज ज़ेलेंस्की जहाँ खड़े हुए हैं मजबूती से, या उस लड़ाई को लड़ भी रहे, मान लीजिए कमज़ोर भी हैं, तो भी उसकी एक बड़ी वजह यूरोप है। नहीं, लेकिन क्या अमेरिका के बिना ये लोग यूक्रेन का साथ दे पाएंगे? नहीं, अमेरिका के बिना, अमेरिका के खिलाफ ही एक तरह से कह लीजिए, वो तो उनकी अस्तित्व की लड़ाई है ना, यूरोप के भी। क्योंकि यदि यूक्रेन को खत्म किया या यूक्रेन हार गया इस पूरी लड़ाई में, पुतिन के वर्सेस में, पुतिन वर्सेस ज़ेलेंस्की में, तो वो यूरोप के हार है। और यूरोप के देश ये नहीं चाहते कि अमेरिका इस तरह का दबाव बनाए, ट्रंप साहब इस तरह का दबाव बनाए कि वो ये लड़ाई ज़ेलेंस्की वर्सेस नहीं है। मैं पूछना ये चाह रहा हूं आपसे, क्या ये 3 साल से जो सपोर्ट अमेरिका और नेटो ने दिया हुआ था, जिसके बिना पर ये 3 साल लड़ पाए, जी, अब अमेरिका ने तो कह दिया मैं हथियार पैसा नहीं दूंगा, तो उसके बाद क्या यूरोप उसको सस्टेन कर पाएगा? सस्टेन नहीं भी कर पाएगा, लेकिन यदि वो यूरोप उनके साथ नहीं खड़ा होगा, फिर तो वो खत्म ही हो जाएगी ना बात ही लड़ाई की। और वो क्यों खड़े हैं कोई यूक्रेन के साथ? क्योंकि उनका अस्तित्व भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारी बारी है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। और ट्रंप साहब पुतिन के साथ खड़े हो गए हैं खुलकर। उन्होंने अभी इसी बयान में आपने नोट किया, बीच में उन्होंने एक बात और कही है कि भाई ज़ेलेंस्की ने तो पढ़ा ही नहीं वो मेरा शांति मसौदा, और रूस की चले तो वो तो पूरा यूक्रेन लेना चाहता है, ये कहा उन्होंने। तो फिर वो मान रहे हैं क्या उनकी बात? अभी नहीं, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इतनी टेरिटरी छोड़ दो, इतनी जमीन छोड़ दो, वरना रूस तो पूरा यूक्रेन चाहता है। लेकिन कहीं तो जाकर 4 साल बाद वो खड़ा हुआ है। नहीं, ये बात क्यों बार बार की जाती है कि ज़ेलेंस्की मान जाए? ज़ेलेंस्की ने नेटो की बात, या नेटो में क्यों नहीं शामिल किया गया है? कमजोर आदमी को आप ये सारी बातें समझा रहे हैं क्या? पुतिन साहब को समझा दीजिए इतनी बातें। नहीं, मैं तो ज़ेलेंस्की को मानने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि युद्ध तो रोकने के लिए कहीं आना पड़ेगा ना, खड़े होना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की को आना है, ज़ेलेंस्की तो कह रहे थे ना, ज़ेलेंस्की इन चीजों पर आपको पॉइंट देना पड़ेगा। देखिए 3 मुद्दे हैं अब, ये वही जिस पे बात अड़ी हुई है कि कितनी जमीन कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की को छोड़ने के लिए, रूस को देने के लिए, क्या वो तैयार होंगे? दूसरा, आगे की सुरक्षा की गारंटी क्या, वो गारंटी अमेरिका और नेटो यूरोप देगा क्या? और तीसरी बात, मेरा देश जो पूरा बर्बाद हो गया, इसको बनाने का पैसा कौन देगा? इन 3 बातों का जवाब ज़ेलेंस्की चाहते हैं, और जो उनको अब मिल नहीं रहा। कुछ दुनिया की खबरों में आपको मैं अपने आस पड़ोस का मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, बहुत क्रूशल एरिया है, यहाँ का कुछ अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि यहाँ पर लगातार तनाव के हालात बने ही हुए हैं। भले ही ट्रंप ने यहाँ पर सीज फायर कराने की बात कह दी हो, 2-3 खबरें मेरे पास हैं। कुछ रीअलाइनमेंट हो रहा है मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच में। पिछले महीने अमेरिका के दौरे पर गए थे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, आपने देखा था, और इनके ऊपर उस वक्त दबाव बनाया था ट्रंप ने कि भाई तुम इजराइल के साथ अपनी संधि कर लो, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, तो इन्होंने मना कर दिया था। अब इन्होंने पता चला है कि वहां जाकर के संयुक्त अरब अमीरात यूएई, उसके राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की। फिर सुन लीजिए, सऊदी अरब के शासक ने ट्रंप से यूएई के, मतलब अबू धाबी दुबई के शासक की शिकायत की। ये शिकायत उस वक्त उस बात को लेकर के थी कि यूएई सूडान, जो एक बहुत ही मतलब बुरे हाल में चल रहा, सिविल वॉर में चल रहा अफ्रीकी देश है, वहां एक पक्ष को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये सऊदी अरब ने कहा कि यूएई सूडान की लड़ाई में एक पक्ष को हथियार देता है, और उस लड़ाई में, उस सिविल वॉर में वहां हजारों लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, जानें जा चुकी हैं। इस शिकायत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन दौरे के वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से सूडान में पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को मदद देने के लिए अबू धाबी पर प्रेशर बनाने के लिए कहा था कि वो ऐसा ना करे। अप्रैल 2023 में जब सूडान में लड़ाई शुरू हुई थी, तो सऊदी अरब ने विरोधी सूडानी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट किया था, जबकि यूएई विरोधी गुट को समर्थन दे रहा था, और इसकी वजह से सूडान में लड़ाई जो है वो दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक बन गई, और गाजा की तरीके से लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, वो विस्थापित हो गए। अब यूएई पर इस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सैन्य मदद देने के साथ साथ हथियार देने का भी आरोप जो है वो लड़ा रहा है। इसके पीछे खबर क्या है, कहानी क्या है? कहानी यह है कि सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों देशों के बीच पहले मुस्लिम वर्ल्ड की वर्चस्व की लड़ाई चलती थी,
तो ईरान को अब काफी हद तक ये कमजोर मानने लगे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने उसको काफी हद तक कमजोर कर दिया। हिजबुल्लाह चला गया, हouthi लोग चले गए और हमास भी कमजोर हो गया, तो ईरान की अब वो ताकत नहीं रह गई। अब उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काफी बमबारी कर दी है, तो वो भी शायद उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ये मानते हैं कि अब बहुत पीछे चला गया, कई साल पीछे चला गया। तो अब वो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है ये दोबारा से शुरू हो गई है एक नए पार्टनर के साथ, मतलब नए कैरेक्टर के साथ, वो है यूएई। अब सऊदी अरब और यूएई में ये तनातनी चल रही है कि कौन है इस इलाके का बड़ा भाई, कौन है। ये लड़ाई अब उनके बीच में चल रही है। हालांकि एक तीसरा भी बैठा है, वो है टर्की, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ये शुद्ध अरब मुल्क है, टर्की उस किस्म से अरब मुल्क नहीं है, ये अरब मुल्क हैं दोनों। अरब मुल्कों में अब वर्चस्व की लड़ाई यूएई और सऊदी अरब में चल रही है। सर देखिए, वर्चस्व की लड़ाई चाहे जो भी हो, लेकिन जो कहते हैं कि मक्का और मदीना, ये जो दो प्रमुख, सऊदी अरब को क्यों नेतृत्व इस्लामिक वर्ल्ड का नेता के तौर पर उभर करके आया, उसके बहुत दो कारण थे। एक तो पेट्रो डॉलर हुआ, और दूसरी बात थी कि जो रिलीजियस डेस्टिनेशन थे, जैसे हमारे यहाँ अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वैसे ही मक्का और मदीना, ये दोनों सऊदी अरब के अंदर है। यूएई जो है एक नई ताकत, आर्थिक ताकत के तौर पर उभर करके आया। वही बात है असली, है ना। यूएई के पास कोई जिसे हम कहते हैं ना तो बहुत बड़ा आर्म फोर्सेस है, उसके पास जो हथियार है वो कहां से हथियार आया है, वही जो अमेरिका ने उसको सप्लाई किया है, जो पेट्रो डॉलर जो है वो पेट्रोलियम लिया है, लेकिन वो हथियार दिया है। मॉडर्नाइजेशन की इस रेस में बहुत आगे निकल गया है यूएई। वो आगे इतना, उसके बारे में कहा जाता है, वो चीजें हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकते हैं इस्लाम को लेकर के। वहां पर जो यूएई शासक के अंतर यहाँ जो एलीट वर्ग है, उसके बारे में बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिला है। यानी कि वो इतने डिसेंट लोग हैं। वहां कहा कि आप आइए ना, हमारे यहाँ मंदिर बनाइए। वहां पर इतने लाखों लोग हैं, और वहां पर जो अभी जो बड़ा मंदिर बना है वो अद्भुत भव्य मंदिर है। वो बड़ी से बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर नहीं तो बड़ा दफ्तर वहां पर है, दुबई में और अबू धाबी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि बाकी जो अरब कंट्रीज है ना, उनके लिए ये जेलसी का कारण। तो वही बात है कि इनके बीच में अभी प्रतिस्पर्धा जो है वो शुरू हो गई है। अब न्यूयॉर्क से खबर सुनिए, यहां पर अमेरिका, इजराइल और कतर के बीच एक गुप्त बैठक हुई है, रिपोर्ट कर दी गई एक विदेशी अखबार के द्वारा। इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले इजराइल ने हमास के नेताओं को मारने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला कर दिया था। कतर था बहुत पक्का एलाई अमेरिका का, अमेरिका ने बड़े तेवर भी दिखाए थे, और उसके बाद अमेरिका, कतर और इजराइल के बीच में दूरियों को कम करने की कोशिशें चल रही थी। उसी सिलसिले में ये कहा गया कि यहां पर एक मुलाकात हमको करनी चाहिए, और व्हाइट हाउस के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने इस बैठक की मेजबानी की है। बात यहां तक बढ़ गई थी कि आज तक कतर जो है वो कभी इजराइल से सीधे डायरेक्टली डायलॉग नहीं करता है उस हमले के बाद से, लेकिन और उसके बाद अमेरिका और कतर का एक पैक्ट भी हुआ जिसमें सिक्योरिटी गारंटीज एक बार फिर अमेरिका की तरफ से दी गई थी। तो अब वो फिर कोशिश हुई है कि कतर को एक बार फिर इजराइल के साथ दोस्ताना संबंधों में उनको लाया जाए। अच्छा, गाजा में पिछले अक्टूबर से सीज फायर भले ही चल रही हो, लेकिन इस सीज फायर के दौरान भी इजराइल ने बार बार हमास के ठिकानों पर हमले किए। अब दूसरे राउंड की सीज फायर के लागू होने पर सस्पेंस बना हुआ था, मतलब उस शांति वार्ता का जो प्लान का जो दूसरा फेज था। हमास ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है इस बीच में, जिससे गाजा में हालात सुधरने की उम्मीद थोड़ी बढ़ी है। हमास ने कहा है कि वो अपने हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार है। हमास और इजराइल के बीच दूसरे राउंड के सीज फायर के लिए यही एक प्रमुख शर्त थी कि अब हमास अपने आप को डिसआर्म करेगा, और अभी तक हमास इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब हमास ने ट्रंप के उस प्रस्ताव को मान लिया है जिसकी शर्त थी कि अमेरिका गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटेगा। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स और इजरायली सेना का कंट्रोल होगा, इसको ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल जैसी वो अवस्था में है वैसे ही उसमें रहने दिया जाएगा, उसे रेड जोन का नाम दिया जाएगा। और लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में जो है वो विस्थापित भी हो गए हैं, और इन दोनों इलाकों के बीच एक येलो लाइन को खींच दिया गया है, मतलब उनके बीच में एक किस्म का नो मैन्स लैंड जो है वो बना दिया जाएगा, ताकि इधर के लोग उधर ना जा पाए। लेकिन जो हथियार डालने वाली बात है सर, हमास ने कहा तो है कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कैच है जो उसने कहा है। उसने कहा हम उस सेना को हथियार देंगे जो एक किस्म की गाजा की पेरीफेरी पर तैनात होगी, वो बेसिकली बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली सेना जो बनेगी उसको देंगे। उस सेना को नहीं देंगे जो पहले इन्होंने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन पीस फोर्स को नहीं देंगे। देखिए, हमास इतना आसानी से मानने वाले संगठनों में से नहीं है, उनकी ताकत वो लगातार बनी हुई है, और उनको भरोसा भी नहीं है ना
जिन लोगों के साथ उनका समझौता होना है, जो लोग करवा रहे, दोनों लोग, इसमें दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं सर। जो लोग करवा रहे हैं इस डील को और जो लोग कर रहे हैं, जिनके साथ उनको करना है, उन दोनों को ही वो ट्रस्टवर्दी नहीं मानता। उनकी जुबान पर उसको भरोसा नहीं है और उसका तो वो समझता है कि जो वो लड़ाई लड़ रहा है वो ऐसी तो है ही नहीं कि कोई दोस्ती आज हो जाएगी तो पीस पैक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो कतर को बीच में लाना पड़ रहा है, इजराइल अमेरिका को, क्योंकि उन्हीं की सुनता है, उनकी सुनता है। तो इतना आसान नहीं है, बल्कि ये पुतिन जेलेंस्की का जो मसला है ना, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमास जैसे संगठनों के साथ डील करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। सीज फायर टिका तो हुआ ही है, भले ही कुछ दिनों टिका हुआ है, वो चल रहा है ना, लेकिन उस तरह से नहीं है ना कि वो उनके बिल्कुल सरेंडर कर दिया हो। आपको लगता है हमास हथियार डालेगा? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। तो फिर इजराइल चुप बैठेगा या फिर पुराना काम शुरू जैसे ये चल रहा है इसी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके चलाते रहे, जितना चल रहा है, मोटी मोटी शांति बनी मोटी मोटी बस शांति बनी रहे, सीज फायर जैसा बना रहे। ठीक है। अब देखिए हमारे इलाके में क्या हो रहा है, चीन क्या कर रहा है। समंदर में चीन और जापान आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जबरदस्त टेंशन है। चीन और जापान में युद्ध जैसे हालात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर पहले तो गले काटने की धमकियां दी गई थी और अब कुछ और हो रहा है। ताइवान को लेकर ही झगड़ा है और एक दूसरे के खिलाफ चीन और जापान बयानबाजी कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकेयाची ने कहा था कि ताइवान पर अगर कोई सैनिक कार्रवाई चीन करेगा तो जापान इसका जवाब देगा, और उस वक्त इनके जापान के राजदूत ने कह दिया था कि कोई ऐसा करेगा तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जापान अपनी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है और यह हमें यानी कि चीन को धमका रहा है, सैनिक कार्रवाई की धमकी चीन को दे रहा है, इसका खामियाजा जापान को भुगतना पड़ेगा। अभी कल हमने आपको खबर दी थी, चीन ने एक नेवल एक्सरसाइज वो कर रहा था, वॉर एक्सरसाइज, और उधर चीन जापान की सीमाओं के नजदीक, और खबर आई थी कि चीन के जहाजों ने रडार लॉक कर दिया था जापान के जहाजों को। इसको बहुत बड़ा वायलेशन माना था जापान ने, क्योंकि ऐसे में ही कोई कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला भी गलती से भी सही अगर उस वक्त हो जाता तो ये तो युद्ध की परिस्थिति बन जाती। लेकिन इसमें अजीबोगरीब बात यह है कि चीन जो पूरे इलाके का दादा अपने आप को मानता है, हर पड़ोसी को परेशान करता है, वो कह रहा है कि जापान मुझे धमका रहा है। नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, चीन को भी ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, भले ही वो कुछ भी कहे। ऐसा नहीं है कि ताइवान को वो दबाने की ऐसी मतलब हलवा नहीं है वो। अगर ये होता तो तीन बार चीन के जहाज पूरी एक्सरसाइज करके और लौट कर नहीं चले आते, इसको समझना जरूरी है। जापान ने लंबे समय के बाद इस तरह का रुख अपनाया है। अभी तक जापान क्या था ना, वो बड़े जिसको कहें कि संभल कर चलते हुए, चलो आज क्वाड बना लेते हैं, चलो आज इनके साथ ऐसी बातें तो कभी करता ही नहीं। ऐसी बातें जापान नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जापान के भीतर भी कहीं न कहीं ये अगर है कि अगर हमने इससे ज्यादा स्पेस चीन को दिया तो ये खतरा आने वाले समय में हमारे लिए है। और इसीलिए वो बार बार अमेरिका भले उसमें थोड़ा दाएं बाएं होता है, लेकिन क्वाड को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई एग्रेसिव रहता है तो वो जापान रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो गठजोड़ है ये चाइना को रोकेगा। और ओवरऑल अगर कहें तो चीन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं उसमें वो भारत से भी दुश्मनी मोल लेके बैठा है, ताइवान से तो मान लीजिए कि वो लड़ ही रहा है। पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि पहले जैसा रहे, पाकिस्तान वो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान में उस तरह की स्थितियां है नहीं, इधर अगर देखेंगे तो अब उसके साथ कोई भी देश खड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीन को भी ये समझ में आ रहा है और ये इसको रणनीतिक तौर पर उपयोग कर रहा है कि जापान हमें धमकी दे रहा है। अब उसको रणनीतिक तौर पर उपयोग कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि रशिया भी आज की स्थिति में ये नहीं कि उसके साथ खड़ा हो जाएगा। इनकी हिस्ट्री में बड़ी उलझी हुई है ना। वर्ल्ड वॉर से पहले ताइवान के ऊपर जापान का कब्जा था, तो चीन ने याद दिलाया कि तुम उस ताइवान के बचाव में खड़े होने की बात कर रहे हो जिस पर तुमने 50 साल तक शासन किया और उन पर जुल्म किए। और उसके बाद जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ये ताइवान जो था ये अवार्ड कर दिया गया एलाइड फोर्सेस के द्वारा 1945 में रिपब्लिक ऑफ चाइना को। रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग है, जो आज चीन जिस नाम से जाना जाता है। उस वक्त सिविल वॉर चल रही थी, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान हैंडओवर किया गया वो भागकर ताइलैंड उसको ताइवान आना पड़ गया क्योंकि कम्युनिस्टों से उनकी हार हो गई। तो इसीलिए चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान खुद को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। झगड़ा सारा यहीं का यही है और उसमें इनकी जापान क्योंकि हिस्टोरिकली इन्वॉल्व था तो वो भी है। अगली खबर जिस पर सर की बात बीच में अधूरी रह गई थी जब हमने कहानी कुर्सी के आज प्रोग्राम शुरू किया था, कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में नागरिकता मिलने से पहले आने पर अब नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित तौर पर बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में उन्हें और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है।
सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्हें 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन वो उससे 3 साल पहले 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो चुका था और अदालत ने इसकी अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को की तारीख पर रखी है। लेकिन इस मामले में अदालती काम बढ़ रहा है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। और इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में आपको मालूम है ईडी की कार्रवाई चली रही थी, तो वो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को चली गई, उसमें भी सोनिया गांधी डायरेक्टली आरोपी के तौर पर हैं। और अब इस मामले में आपकी बात उस वक्त पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए उसकी बात तो पूरी कर लीजिएगा, लेकिन एक यूक्रेन वाला मुद्दा छूट गया आप था। अभी वही हैं? नहीं, यूक्रेन पर एक समीर जी हमसे कुछ बात शेयर कर रहे थे। यूक्रेन की क्या हालात है? तमाम तरीके से जो चल रहा है कि भाई जेलेस्की साहब कभी अमेरिका से बात करते हैं, कभी वो नाटो के देशों से बात करें, तो उनकी स्थिति तो अनारकली जैसी हो गई है कि एक तरफ सलीम है, एक तरफ अकबर है। अकबर साहब ट्रम्प साहब है और सलीम साहब अभी सब फ्रांस और यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने हुए। तो अकबर साहब जीने नहीं देंगे और ये लोग यूक्रेन को मरने नहीं देंगे, तो बीच में अनारकली तो मुहावरा बन जाएगा सर, ये तो मुहावरा बन जाएगा ज़ेलेंस्की का। तो अब आते हैं सोनिया जी की परेशानी। तीन महत्वपूर्ण देखिए, राहुल गांधी के पासपोर्ट का मामला कितने साल चल रहा है अभी भी? 11 साल से चल रहा है, 11 साल हो गए हैं। कि राहुल गांधी के पास विदेश की किसी और देश की नागरिकता है, ये बात नागरिकता है, ब्रिटेन की नागरिकता है, दो पासपोर्ट की बात है। अभी तक उस पर कोई बात आगे बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी है। नेशनल हेराल्ड का मामला लगभग उतना ही समय लिया है, 11 साल, वो भी नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा है, कहीं पर कंक्लूजन निकल करके नहीं आया है। अब ये तीसरा मामला है जिसको कई बार कहते हैं ना ओपन एंड शट, ये वैसा ही केस है। ये अब जनवरी में इसको उन्होंने, देखिए अब कोर्ट के निर्णय पर तो हम कोई सवाल कर नहीं सकते, प्रश्न कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसको महीनों के अंदर इसको ओपन करके वो शट किया जा सकता है। कुल होना चाहिए भाई, इतनी ही बात है ना कि नागरिकता आपने कब लिया है? मिली थी या नहीं मिली? मिली थी या नहीं मिली? इस डेट को आप वोटर बनी, इस डेट को आप नागरिक बनी। इस मामले को इतने दिन तक लिंगर, और ये बात आज की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं, एक सोनिया का सच एक पुस्तक निकाली गई थी और ये एक यहीं का एक फाउंडेशन था जो हेली रोड से काम करता था, इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन ने इसको निकाला था और ये मामला तो पब्लिक डोमेन में है, पिछले 30-25 साल से तो है, मैं तो जान रहा हूं, कम से कम 2012 के बाद से तो है ही। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले जो व्यक्ति है वो भी त्रिपाठी साहब हैं, जो कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में, इस मामले को लेकर कि 80 में सोनिया गांधी वोटर बन गई और 83 में उनकी नागरिकता बनी, तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला। हाई कोर्ट ने कहा भाई उनकी नागरिकता जांच करने के लिए संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग तय करेगी, हमारा काम नहीं है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। और फिर 82 में वोटर लिस्ट से सोनिया गांधी का नाम हट गया, फिर बाद में 83 में गया, तो 80 में क्यों बनी? तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए था। इतना लंबा समय अगर सोनिया गांधी का रहा है तो ये तो चुनाव आयोग का डोमेन है ना, चुनाव आयोग ये बात मैं नहीं, वो इस मामले को लेकर सर कोई भी जांच करे, लेकिन अगर इसमें कोई अनियमितता गड़बड़ हुई है तो ये तो वाकई ओपन एंड शट केस है ना, आपको 2 तिथियां ही तो जांचनी है और क्या कर रहा है चुनाव आयोग तो कभी भी बता सकता है इस बात बोल रहे थे सर इस पर। एक तो मैं बता रहा था कि आज सोनिया जी का जन्मदिन है, तो उनकी बधाई दे देनी चाहिए उनको। प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी है। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। हमारे इंडिया टीवी की बिल्कुल हमारी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, ओपन एंड शट केस क्या होता है कि हम लोग देखते तब ओपन एंड शट केस होता है, वहां पर क्या है 1980 का मसला, 1982 का मसला, 1983 का मसला है। 82 कहां से आया इसमें? 82 में उनकी रिवोक कर दी गई थी मेंबरशिप, ये वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया गया था उनका। 80 में नाम जोड़ा, 82 में हटाया। हाँ। और नागरिकता मिली 83 में। नागरिकता मिली 83 में, है ना। ये फैक्ट्स में बात है। प्रणब मुखर्जी उस वक्त थे, प्रणब मुखर्जी ने उनको हटवाया था नाम उसमें से, ऐसा बताया जा रहा है। अब अभी तो जब फैक्ट्स अब कोर्ट में जाएगा तो उसमें पता। और राजीव जी प्रधानमंत्री थे? राजीव जी तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, राजीव जी 84 में बने। हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा जी प्रधानमंत्री। उसमें क्या कांग्रेस की तरफ से लॉजिक दिया गया है कोर्ट में कि भाई ये एक तो ये क्या ये तय हुआ कि उन्होंने 1980 में जब नागरिकता मिली उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया। एक इशू चल रहा है, मतलब मैं उस पर नहीं जा रहा। एक इशू ये भी है कि क्या जब मेंबर वो हो गई वोटर तो उन्होंने वोट डाला कि नहीं डाला, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं इशू की बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो जिस फैमिली से थे, प्रधानमंत्री की फैमिली से, वहां पर कोई भी आदमी उनका नाम डलवा देगा, चुनाव आयोग ने डाल दिया, जरूरी है कि नहीं है उन्होंने किया कि नहीं किया। तीसरी बात, क्या सोनिया गांधी ने उसमें अप्लाई किया कि नहीं किया। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात एक और चल रही है जो इसमें पता नहीं किस केस में आ रही है कि नहीं, कि उस समय वो प्रधानमंत्री निवास पर रहती थी, एक सफदरजंग रोड पर,
तो वो प्रधानमंत्री निवास पे नॉन इंडियन सिटीजन कैसे रहा है उसका भी एक मसला वहां पर चल रहा है। अच्छा, सिटीजन बनने से पहले आप पीएम हाउस में कैसे रह रहे थे? प्रधानमंत्री आवास पर आप रह रहे हो, तो वो भी एक बड़ा मसला है जिस पर ये सब मामले कोर्ट में हैं। कोर्ट में ये सब कुछ इसमें मामले। कभी तो ये कभी पता चल पाया कि सोनिया जी ने सिटीजनशिप लेने से पहले वोट डाला कि नहीं डाला? नहीं, वो भी तो इसी में आएगा, अभी कोई नहीं आया ना, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। वो तो चुनाव आयोग बता सकता है, क्रॉस चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट चेक क्रॉस चेक करने के बाद उसके बाद आएगा। दूसरी बात उसमें जो कही गई कि जो भारत का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि यदि कोई नॉन इंडियन वुमन है, यदि वो कोई इंडियन मैन से शादी कर लेती है तो उसको नेचुरल सिटीजनशिप मान ली जाती है, अपने आप अवार्ड हो जाएगी 5 साल में। 5 साल रहने के बाद, मतलब इंडिया में 5 साल कंटिन्यूटी में रह रहे हैं तो वो हो जाएगी। शादी कब हुई? तो उनकी शादी हुई 1968 में, तो उस हिसाब से वो 73 में सिटीजन बन जाती है कानून की व्यवस्था से। लेकिन वोटर बनने के लिए अब आपकी बात सुनने के बाद उतना ओपन एंड शट केस भी नहीं लग रहा है। लेकिन मैं एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, जो विदेशी है उसको नेचुरलाइज्ड सिटीजन उसको माना जाता है, उसके लिए प्रोसेस पूरा करना आवश्यक है। कि वो प्रोसेस पूरा करना आवश्यक। अब अगली खबर, कल आपको खबर बताई थी हमने कि कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व एमपी भी हैं, वो बीजेपी में भी रहे, अब कांग्रेस में हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के पंजाब में। और उनकी पत्नी जो है वो एमएलए रह चुकी हैं, उनका नाम भी नवजोत है, नवजोत कौर सिद्धू। उन्होंने कल ये कहा था कि सिद्धू साहब को अगर आप सीएम फेस कांग्रेस पार्टी बनाती है आने वाले चुनावों से पहले तो वो एक्टिवली काम करेंगे, वरना वो तो पैसा कमा रहे हैं अपना टीवी शो करके, कमेंट्री करके, वो बड़े खुश हैं। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि वैसे तो सीएम वो बनता है जो पार्टी को 500 करोड़ की अटैची देता है जाकर के। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है और नवजोत कौर सिद्धू को, मतलब नवजोत सिद्धू की वाइफ को, उनकी कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निलंबित कर दिया है। अब वजह यही रही होगी, निलंबन की कार्रवाई उनके इसी बयान के बाद ही हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ दो तो वही आदमी बन सकता है मुख्यमंत्री, और हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो ये एक्शन ले लिया गया है उनके ऊपर, लेकिन इसको एक्शन माना जाए नवजोत सिद्धू के ऊपर ही सीधे सीधे। और आपने शायद कहीं ये भी कहा कि नवजोत जी शायद अब क्या पुराना घर में कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई रहता है वहां? नहीं, वैसे तो देखिए सच बात ये है कि मतलब नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा झगड़ा स्वर्गीय अरुण जेटली जी से था। नवजोत सिंह सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी से जाने का न तो कोई मन था, न मकसद था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त उनको मिला तो प्रियंका गांधी ने उनको कैच किया, और अच्छा है, यही राजनीति होती है। लेकिन उनको तब उम्मीद थी कि हम मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने अंतिम समय में जो दलित कार्ड खेलना था वो खेला। दलित कार्ड खेलने के बाद भी चन्नी जी कुछ नहीं करा पाए, क्योंकि चन्नी जी के ऊपर आ गया कि वो तो मतलब ईसा मसीह के जो लोग हैं उनके साथ वो ज्यादा खड़े हो जाते हैं, तो वो बड़ा कुछ उसमें सामने आ गया, और मतांतरण का मसला, क्रिश्चियन कन्वर्जन का मसला, वो सब हावी हो गया। अब सवाल ये है कि क्या नवजोत सिद्धू के लिए इस समय कहीं जाना कोई लाभ का सौदा है? अगर बीजेपी और नवजोत सिंह सिद्धू को देखें तो दोनों के लिए ये आदर्श स्थिति। इतनी कोशिश करके भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आज भी एक पूर्व कांग्रेसी सुनील जाखड़ जी हैं, बलराम जाखड़ जी के पुत्र, तो वो हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी वैसी लीडरशिप वहां खड़ी नहीं कर पाई। और कोई कुछ भी कहे, एक पगड़ी वाला सिख सरदार नेता बढ़िया अच्छे से सब बोलता हो, तो नवजोत सिद्धू जिसको कहते हैं ना कि यही है राइट चॉइस। उनको तो बनना है मुख्यमंत्री, तो बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। बनना तो आगे तय होगा ना, लेकिन अभी तो उनकी शर्त ही ये है। अभी तो वो जिस पार्टी में उसी के लिए काम करने को तैयार नहीं है, बिना फेस बने। शर्त इसलिए है क्योंकि यहाँ वो किसी स्थिति में नहीं है। अब उनको पार्टी के कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती है, बुलाया तक नहीं जाता है। जो अभी वो नए प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम, अमरिंदर राजा वड़िंग, उनकी स्थिति है कि वो बुलाते बताते तक नहीं है। मेरा कहना है नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय राजनीति में किसी भी पार्टी में रहने लायक व्यक्ति वो नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी में रह चुका है, वो आम आदमी पार्टी में जाने की कोशिश कर चुके कि भाई मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल बना देते तो आम आदमी पार्टी में चले जाते। अरविंद केजरीवाल ने उनका प्रस्ताव माना नहीं, वो आम आदमी पार्टी में गए नहीं। अब उनको वाइफ को लगा कोई सीएम फेस बना दे, मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी हाथ जला चुकी है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं से दूर रहना चाहिए। जब कांग्रेस में रहे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सारे वीडियो बाहर आएंगे। अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का छुटकारा हो गया, अपना नया नेतृत्व तय करे, वहां पर संगठन पर काम करे। और आने वाले अमरिंदर सिंह को आप ले आते हो,
अमरिंदर सिंह ने भी परसों क्या बयान दे दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से गठबंधन नहीं करेगी तो सारे नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को पंजाब में कोई पूछता नहीं है। अमरिंदर सिंह ये भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये अमरिंदर सिंह का अपना विचार है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो आप कांग्रेस के लोगों को लाओगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से फजीयत होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व लेकर आके आने आप सहमत नहीं है कि सिद्धू को दोबारा बीजेपी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा चलिए साहब।